नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार सिंह। ऑनलाइन सर्व शिक्षा विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर इतिहास से संबंधित कुछ तथ्यों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे इस्लाम का भारत में उदय जो हुआ था और भारत में प्रचार प्रसार चल रही थी। उसी प्रचार प्रसार के दौरान भारत पे सबसे बड़ा एक आक्रमण जो हुआ, जो कि महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। महमूद गजनवी वो काफ़ी शक्तिशाली शासक था और अफगानिस्तान से के गजनी से उसने जो है ये आक्रमण किया था। और गजनी से भारत में उसका मुख्य जो उद्देश्य था भारत में अधिक से अधिक धन को लूटना। उसका उद्देश्य भारत में अपने को स्थापित करना नहीं था, जबकि अधिकतर आक्रमणकारी अपने को भारत में स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उसका उद्देश्य भारत में अपने को स्थापित करना ना होकर क्या था, लूटपाट करना, धन इकट्ठा करना और उस धन की प्राप्ति से इस्लाम का प्रचार प्रसार, मस्जिदों का निर्माण ये संबंधित थी। और उससे संबंधित जैसे शिक्षण केंद्र जो थे इस्लाम को पढ़ाने के लिए, उन सब के लिए वो धन इकट्ठा करना उसका मेन उद्देश्य था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है जो नए हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो लोग देख रहे हैं वो उसको देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। और देखिए, आपको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो ना तो आपकी जेब से कोई रुपया खर्च हो रहा है ना कुछ है, लेकिन यह है जो मैं प्रयास कर रहा हूं, आपके इस कदम से मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला जो अरब यानी कि मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी के यानी कि ये अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान का शासक था, जिसने सबसे पहले पंजाब के मुल्तान पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात उसने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम पर आक्रमण किया। गुजरात में शासन किसका था? राजपूत वंश के चालुक्य शासक भीम पर आक्रमण किया, किंतु भीम से वो पराजित हो गया। फिर भी उसने हार ना मानी और 1191 ईस्वी तक उसने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि 1190 ईस्वी के आसपास उसने क्या करा, पंजाब पर पूरा अधिकार कर लिया। अब पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ दोस्तों यहाँ समझने की मेन बात यह है, हमारे यहाँ राजपूत जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे, राजपूत शक्तिशाली थे और हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण कामयाब नहीं होता और किसी का भी आक्रमण हमारे यहाँ सफल नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एकता का अभाव होने के कारण राजपूत आपस में ही लड़ते रहते थे। राजपूतों आपस में ही लड़ने के कारण अपने साम्राज्य विस्तार के कारण दूसरे के साम्राज्य विस्तार, यानी कि एक दूसरे की सीमा में घुसा जा रहा है, एक दूसरे की सीमा में साम्राज्य विस्तार कर रहा है, जिसके कारण वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इतना आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए उनके पास एकजुटता का अभाव रहता था। यानी कि आक्रमण से जो आक्रमणकारी है उसे लड़े वो जिसको समस्या है, और बाकी एक दूसरे में लोगों के जो राजपूत शासक थे वो एक दूसरे से की उनकी खुद ठनी थी। तो यही कुछ कारण ऐसे थे कि भारत में ये आक्रमणकारी क्या हुए, सफल रहे। अब इसी सफलता के कारण आप उस समय देखेंगे उत्तर भारत में जो मजबूत स्थिति में थे, आप पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम में मजबूत स्थिति में जो शासक था उसका नाम था चालुक्य वंश का भीम, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की। उत्तर भारत की अगर बात करें, उस समय वहाँ के जो मजबूत शासक थे, जिनका नाम आपने बच्चों ने सुना ही होगा, आपने नाटकों में देखा भी होगा, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। आपने कहानी भी उनकी देखी होगी। तो उत्तर भारत के सबसे मजबूत शासक, जिनका दिल्ली से लेकर अजमेर तक शासन था, साम्राज्य था। तो ये स्थिति में, लेकिन क्या वही स्थिति कि आपस में हर वंश, हर एरिया के, यानी कि हर दिशा में जो राजपूत शासक थे वो एक दूसरे से क्या ना कहीं टकराहट थी।
वही टकराहट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिन्हें गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम ने पराजित कर दिया। अब पृथ्वीराज चौहान अपना विस्तार कर रहे थे दिल्ली तक, दिल्ली से अजमेर तक उनका शासन था। लेकिन अब उन्होंने सोचा अजमेर तक है, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में है। उन्होंने सोचा अपना विस्तार कहाँ कर लिया जाए, गुजरात तक कर लिया जाए। तो गुजरात की सीमा में जब घुसे तो उन्हें गुजरात के शासक चालुक्य वंश से पराजित होना पड़ा। इस पराजय के बाद जब वो समझ गए कि ये शक्तिशाली शासक है, इनसे लड़ना मुश्किल है, तो उन्होंने अपना ध्यान गुजरात से हटाकर किधर कर दिया, पंजाब की तरफ कर दिया, यानी कि पश्चिम से हटाकर उत्तर की ओर कर दिया। अब उत्तर की ओर आपने देखा, उत्तर की ओर कब्जा करे बैठा था कौन, मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी जब जगह अब तो अपना विस्तार गुजरात की जगह पे अब पंजाब की ओर करने की योजना बनाई। अब आपको मालूम है जब तो आपने देखा कि गुजरात की तरफ जब उनका अभियान था तो गुजरात में पराजय का सामना करना पड़ा, तो उसने अपना ध्यान उत्तर की ओर किया। उत्तर की ओर अब आपको मालूम है उत्तर की ओर एक शक्ति आ चुकी है, मुस्लिम शक्ति का उदय हो चुका है, जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। अब उसके क्षेत्र में आक्रमण करने का मतलब क्या है कि आपस में एक टकराव, तो वही टकराव आपको यहाँ पे दिखाई पड़ती है। आइए हम देखें तराइन के युद्ध के रूप में हमें वो टकराव दिखाई पड़ती है। पर आइए समझ लें इसके बारे में थोड़ा। जब पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब पर आक्रमण किया तो 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना का मुकाबला हुआ, जिसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान जो थे अच्छी स्थिति में थे, और पृथ्वीराज चौहान अच्छी स्थिति में होने के कारण, और दूसरा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की क्षमता से अनभिज्ञ था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में सफल हुए। अब बच्चों यहाँ एक चीज समझने की बात यह है कि तराइन का युद्ध कहा गया कि तराइन के मैदान में ही ये युद्ध हुआ, तो तराइन के युद्ध के नाम से जाना था। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तो आपसे पूछा जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान, अब मोहम्मद गौरी भी ऐसा व्यक्ति था, शासक था कि वो भी आसानी से हार मानने वाला में से नहीं था, आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने भी मन में ये प्रण किया कि अब मुझे भारत में राज्य को स्थापित करना है और मैं राज्य को स्थापित करके रहूंगा। तो उसने क्या किया, वो अपने को तैयार करता रहा। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान से कमी ये हो गई कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को हल्के में लिया, क्योंकि उन्हें विजय प्राप्त हो गई थी हल्की। तो क्योंकि पंजाब तो मोहम्मद गौरी के हाथ से छीन चुका था, इसलिए पंजाब को दोबारा प्राप्त करने के लिए उसने तराइन के मैदान में फिर से 1192 में किसको ललकारा, पृथ्वीराज चौहान को ललकारा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। पहले जो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, 3 लाख सेना इकट्ठी की, जबकि मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थी। लेकिन 1020 में अच्छे घुड़सवार शामिल थे। और युद्ध में क्या हुआ, उन्हीं घुड़सवारों ने सबसे पहले जो हाथियों को टारगेट किया, हाथियों को तीर मारे, जिससे हाथी पागल हो गए। आधी सेना जो है वो उसी में हाथियों के नीचे दब गई। तो इस युद्ध का परिणाम ये रहा। इस युद्ध की तैयारी जो है मोहम्मद गौरी ने बहुत अच्छी तरह की थी, क्योंकि उसे भारत में अपनी सत्ता को हासिल करना था, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध को मोहम्मद गौरी को हल्के में लिया, जिसका परिणाम ये रहा कि पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 में उनकी पराजय का सामना देखना पड़ा। और पराजय का सामना देखने के बाद मोहम्मद गौरी को दिल्ली और अजमेर का जो क्षेत्र था वो उसके अधिकार क्षेत्र में, उसके नियंत्रण में आ गया। तो आप देखेंगे कि दिल्ली की भारत के इतिहास की जो स्थिति बदल जाएगी इस युद्ध के बाद है। तो आप बच्चों यहाँ पे और समझ लीजिए, मोहम्मद गौरी ने अपनी हार का बदला और पुनः पंजाब को प्राप्त करने के लिए 1192 में आक्रमण किया, और जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और दिल्ली और अजमेर पर मोहम्मद गौरी का नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये आप समझ गए होंगे
कि पृथ्वीराज चौहान और की पराजय हुई। ठीक है, तो बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको आप पढ़िए, इसको लिखिए, लिख के याद करिए और मेहनत करिए। और हम आगे इसके अंश में और आपको बताएंगे दूसरा। और आज के लिए इतना ही। और हाँ, जाने से पहले मेरी कृपया वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।